नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं आप लोग के बीच आ चुकी हूँ घटना चक्र का पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेकर। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और क्या बोलते हैं हिस्ट्री का क्लास मैं दे चुकी हूँ। ठीक है, बीपीएससी 69 बीपीएससी के लिए, ठीक है, सीडीपीओ के लिए भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोग का हमारा क्लास कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है, टाइम की बहुत कमी है क्योंकि एग्जाम करीब है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि तो कांग्रेस ने इस दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए इसको व्याख्या के रूप से बढ़िया से विस्तार रूप से हम बढ़िया समझ लेते हैं। ठीक है, यह भी दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। पहले ही पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 में ही कर दी गई। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को तिथि अस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल है। क्या शामिल है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है एवं 12 सूचियाँ है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए इसको विस्तार से भी समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं, नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई है। उनकी संख्या 8 से 12 हो गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि 3 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं आपको कितना है। यहाँ पे कितनी है? तो 400 से अधिक अनुच्छेद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे मिलान करना है किसमें कितना है। ठीक है, तो इसको विस्तार से हम मिला लेते हैं। चलिए आइए आंसर पे ही मिल लेते हैं कि किस पे क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है संघीय सूची में कितना है तो 97 है, और राज्य सूची में कितना है तो 66 है, समवर्ती में कितना है तो 47 है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे वर्तमान में गणना के अनुसार 98। ठीक है, और राज्य सूची में कितना है वर्तमान में गणना के अनुसार 59 और समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब अरे 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। तो इसका दोस्तों आंसर ए हो जाएगा। पहले इसका हो जाएगा सार्वभौमिक, उसके बाद क्या होगा समाजवादी होगा, उसके बाद होगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए। तो साधारण बहुमत होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा उन मौलिक अधिकारों को चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो गैर नागरिक समझते हैं विदेश के, ठीक है, विदेशी को। तो यहाँ पे भारतीय नागरिक को प्राप्त है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ठीक है। बाकी ये दो अनुच्छेद जो है वो विदेशी को प्राप्त है, ठीक है। ये जो है वो हम लोग के लिए, ठीक है, ये विदेशी को नहीं मिला है, ठीक है, इसका अधिकार। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार कितना अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार कि वो अपने अधिकार के साथ झंडा कहीं भी फहरा सकता है, अपने घर पे, कार्यालय में, ऑफिस में, स्कूल में। तो अनुच्छेद 19 क में, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया था दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो कौन सा है? तो सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इसका आंसर ई हो जाएगा, इसमें ई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब यहाँ पे आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग इतने में निर्देशित सिद्धांतों को निम्न में कौन सा सूचीबद्ध है? तो कौन सा है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन होता है? तो कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली रहा तो वहाँ पे कौन, राष्ट्रपति के पद पे कौन रहेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? कौन सा क्रम थी प्रतिभा पाटिल? तो ये थी 12वां, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 18 नंबर क्वेश्चन, श्री मोहम्मद हमीद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था, कौन, कितना क्रमांक था? तो 12वां, ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में हमीद अंसारी का, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? कौन होता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान? तो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाता है, बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहे 20 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो कौन सा होगा दोस्तों? चलिए बताते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
अब कह रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 महीना के अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। मान लीजिए कोई सदन का सदस्य है, अगर वो 2 महीना तक अब्सेंट रहता है तो उसे अनुपस्थित मान लिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका। यहाँ पे दोस्तों 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है किस सभा के अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका हो जाएगा दोस्तों धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ये बी हो जाएगा। ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होता है। और फिर लोकसभा द्वारा पारित किए जाने वाले राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो कहाँ पे किया जा सकता है? केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। कहाँ पे किया जाता है? तो लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को 2-3 बार रिपीट करवा दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है लेखा अनुदान बना है, किससे बना है? तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना हुआ है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है दोस्तों लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कहाँ करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? तो ये सी हो जाएगा दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये आंसर दोस्तों ये सी गलत है, बाकी सब सही है। सर्वोच्च न्यायालय की गठन 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है,
असली मालिक कौन होता है इसका? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, सारा काम ये करता है, बस ये थोड़ा बहुत इधर उधर साइन वाइन कर देता है, बस खाली नाम के लिए मालिक रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है, भारत में चलित न्यायालय इसका मान सुपुत्र है, तो क्या है, कौन है? तो भारत में चलित न्यायालय इसका मान सुपुत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो कितने में? तो 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। कितना संशोधन में? तो 61वां संशोधन में 1989 से 89 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पहले वोट देने का अधिकार क्या था? 21 वर्ष, फिर घटाया गया तो उसको 18 वर्ष में किया गया। कब किया गया? तो 61वां संशोधन में किया गया 1989 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, ये जो भी आप लोग क्लास बनाते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट रिव्यू बताइएगा दोस्तों कि हमारा क्लास कैसा लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कब की गई? तो 61वां संशोधन द्वारा की गया था। ठीक है, किया गया था दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 भाषा है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए विस्तार समझ लेते हैं इसको। 92 संविधान संशोधन 2003 में पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है, CTP और NES के पुनर्गठन के लिए 1997 में NDC द्वारा स्थापित समिति के नाम बताए, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव। को किसने दिया था त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया हुआ था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषता में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो सी हो जाएगा। बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। बाकी त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये सब सही है, बाकी सी नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों टाइम के अभाव में आप लोग को विस्तार पूर्वक नहीं बता पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन मैं टाइम निकालूंगी और टाइम निकाल कर आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने का कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, अब आ रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने किया था विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित किस सिफारिश की? कौन सा की थी? किसकी सिफारिश की थी? तो पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आ रहा 43 नंबर क्वेश्चन कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो कौन है? प्रशासनिक प्राधिकरण समिति है। ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं इसको, चलिए इसको विस्तार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक पदाधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय और प्रेक्षकन के रूप में करती है। ये ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख, एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति। अब आ 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है तो क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकारी है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत में अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? कौन है? तो जर्मनी है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। बाकी फ्रांस है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है, बाकी जर्मनी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं है। आप याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में बिहार एसआई में भी पूछा गया था। तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा केवल बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है या बीपीएससी सीटीयूपी में, ये सारे एग्जाम में पूछता है दोस्तों। आप पढ़िएगा जरूर, हम कहते हैं। ठीक है, हमने खुद देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 47 नंबर क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है? तो मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन। ठीक है, किससे जुड़ा है? तो मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो है मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आप लोग को याद हो गया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों कुछ इशू आ गया था जिसके कारण इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए। तो 48 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि चीन के समाचार एजेंसियों का नाम क्या है? एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? तो ये नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। चीन के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? फ्रांस को येलो बुक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रांस को येलो बुक कहते हैं। ठीक है, फ्रांस को क्या कहते हैं? येलो बुक। येलो बुक किसको कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। 1987 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमें उम्मीद है कि हमारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 में। 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो 1965 में की गई थी दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के
को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग याद हो गया होगा। ठीक है, पढ़ते पढ़ते आप लोग को याद करवा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस जब मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? चलिए बताते हैं कौन सा कथन सही होगा। इसका हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? किस रूप में घोषित किया गया था? इसको किस रूप में घोषित? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ हुई। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्द से। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 59 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। प्रकृति में संख्या किंतु भावना में एकात्मक होता है। ठीक है, आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 61 नंबर क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषय किसके विषय के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? किस विषय के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिक को नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो क्या नहीं प्राप्त की जा सकती है? नहीं प्राप्त भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है 63 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता कानून संशोधन कानून पारित हुआ था। 11 दिसंबर 2019। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्लास आप लोग कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा क्लास आप लोग कैसा लगता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास पॉलिटिकल क्लास के ही लेकर आऊँगी। 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद समाप्त होगा। ठीक है, उम्मीद करूँ कि आप लोग का एक दिन में 2 क्लास डालो ताकि आप लोग जल्दी समाप्त हो। ठीक है, आप लोग क्लास जल्दी पूरा हो। ठीक है, बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।